जय हिंद। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब हम यहाँ जानेंगे कि पूरे के पूरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, उसके बाद कह सकते हो कि 1857 में 1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटेन का शासन आ गया, मतलब क्राउन का शासन आ गया, वहाँ के राजा रानियों का जो है यहाँ आधिपत्य हो गया। तो पूरे के पूरे इस 250 साल के पीरियड को आप 3 भाग में बांटकर देखेंगे, और हम लोग जो है इतिहास अगर पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को, तो पूरे के पूरे ब्रिटिश शासनकाल को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और वही तीनों पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों पीरियड का नेचर, कैरेक्टर में थोड़ी भिन्नता है। हाँ, एक कैरेक्टर में समानता है, वह है द मोटो एंड द पर्पस ऑफ द ब्रिटिश इन देयर होल पीरियड इज टू एक्सप्लॉइट इंडिया along with make huge profit for their own company और बिजनेस। ठीक है, तो मेन मोटो उनका वही था, प्रॉफिट कमाना, बिजनेस, और ये तभी संभव हो पाता जब वो भारतीयों को या भारत के लोगों का एक्सप्लॉइट करते, दोहन करते। अगर बैलेंस ट्रेड मतलब चलता तो यह स्थिति, ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। लेकिन हाँ, जिस प्रकार का भारत कभी सोने का चिड़िया हुआ करता था, वो समय और परिस्थितियों के बाद, ठीक है, भारत का जो है कह सकते हैं अंग्रेजों के द्वारा इतना एक्सप्लॉइटेशन के बाद भारत की कैसी दुर्दशा हो गई, इसके बारे में जो है ना ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, कि कह सकते हो हंड्रेड्स ऑफ ईयर प्लंडर एंड लूट के बाद जो है भारत कैसा भारत बना। और धीरे धीरे अगर अभी वर्तमान भारत की बात करो तो अभी जो है भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हम ब्रिटेन को ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। ठीक है, आने वाले समय में हम तीसरी और दूसरी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे, पहले भी बनेंगे। ठीक है, तो भारत जो सोने की चिड़िया था वो धीरे धीरे फिर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अभी हम जो है 3 पीरियड्स ऑफ इंपेरियलिस्ट रूल इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, कि जो औपनिवेशिक काल था उसके कह सकते हो कि पूरे के पूरे काल को 3 भाग में बांटा गया है। और क्योंकि हर एक पीरियड का एक डिफरेंट पीरियड के बाद उनके कैरेक्टर और नेचर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन थोड़े बदलते हैं, एक्सप्लॉइट करने के माध्यम में थोड़े परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड को कह सकते हो ईयरली कैपिटलिज्म। ठीक है, फर्स्ट पीरियड को आप ईयरली कैपिटलिज्म कह सकते हो। जब अंग्रेज आए, या फिर जितने भी, अंग्रेज का मतलब सिर्फ अंग्रेज नहीं, मतलब फ्रेंच, डच, पुर्तगीज, ठीक है, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो धीरे धीरे इसमें इन्होंने क्या किया है कि अधिक से अधिक भारत के मैन्युफैक्चर गुड्स को भारत से लेकर और जो है विदेश भेजा करते थे, जिससे अधिक प्रॉफिट वो कमाते थे। और इन आपस में जितने भी यूरोपियन आए थे ना, डच, पुर्तगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये सब आपस में भी लड़ते थे कि कौन अधिक जो है प्रॉफिट कमाएगा, कौन अधिक जो है यहाँ से गुड्स ले जाएगा, और कौन भारत में सुप्रीम होगा। तो अल्टीमेट किंग मेकर हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फ्रेंच वगैरह जो है, या फिर पुर्तगीज और डच वगैरह, ये सब जो है धीरे धीरे इनकी उतनी शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नहीं थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी अल्टीमेट किंग मेकर बनती है। मोनोपोली ऑफ ट्रेड हुआ। देखो, एक तो है कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली ऑफ ट्रेड मिल गया, ठीक है, भारत से ट्रेड करने का एकात्म अधिकार, और भारत में भी वो आकर सभी यूरोपियन जितने भी कंपटीटर थे सबको साइडलाइन कर दिया, और वो जो है बाजी मार गए। एंड ऑफ द 18th सेंचुरी ये पहला जो है पीरियड खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या था ना कि जैसे दीवानी राइट, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट जो है रेवेन्यू वगैरह कलेक्शन का, या फिर ट्रेड करने का जो परमिशन वगैरह होता था, तो उसमें क्या होता था ना कि अंग्रेज वगैरह इतने चतुर निकले कि जब हम कोई भी चीज़ को भारत को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, भारत से ले जा रहे हैं माल, लेकिन जब हम भारत से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस स्थिति में यहाँ कर छूट की व्यवस्था जो है अंग्रेजों ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें लाभ उठाया, जो कि भारत के राजाओं और ख़ास करके, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद मोर और लेस कह सकते हो ना कि अंग्रेजों का आधिपत्य और उनका कोलोनाइजेशन की जो प्रक्रिया थी वहाँ से वो प्रारंभ हो जाती है। तो जो इम्पोर्टेड ड्यूटीज़ जो भी लगते हैं ना, कोई भी आयात कर, वो आयात कर उस वक्त नहीं लगाए जाते थे। इससे होता क्या है कि वहाँ से गुड्स आते और जो है भारत की बाज़ारों में जो है धड़ल्ले से बिकते थे। लेकिन जब यहाँ से गुड्स जाते थे
तो यूरोपियन मार्केट में बहुत ही कह सकते हो ना कि हाई मार्जिन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दिए जाते थे। तो ये जो है ट्रेड इनबैलेंस कह सकते हो, या फिर पूरे के पूरे व्यापार में जो कह सकते हो कि दोहरी नीति अपनाना, अंग्रेजों के लिए कुछ और भारतीयों के लिए कुछ और। आगे हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड की। दूसरा पीरियड कब आता है? 19th सेंचुरी में, ठीक है। पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रियल कैपिटल था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रारंभ हो गया। मतलब नई नई चीज़ों का खोज और इजाद हुआ, जिससे क्या है कि बड़े बड़े स्टीम इंजन वगैरह, रेल इंजन वगैरह, ठीक है, टेलीफोन वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रिटेन में धीरे धीरे इन्वेंशन होने प्रारंभ हुए। उससे हुआ क्या कि वहाँ जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड अधिक प्रोड्यूस होने लगे, और भारत के जो आर्ट एंड क्राफ्ट आर्टिसंस थे, बुनकर थे, वो हाथ से ही मैन्युफैक्चर करते थे। तो क्योंकि ब्रिटेन में जो है मशीन के द्वारा चीज़ें तैयार की जाती थी, तो बहुत ही बल्क मात्रा में और बहुत ही सस्ते जो है कह सकते हो तैयार होता था, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में। भले ही वो टिकाऊ ना हो, लेकिन फिर भी सस्ते दामों में लार्ज क्वांटिटी में जो है वो तैयार कर लेते थे, क्योंकि मशीन से तैयार होती, जल्दी जल्दी तैयार हो जाता था। तो इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, अभी मैंने बताया ना कि एक समय था पहला पीरियड में कि भारत सामान को बेचता था। अब सेकेंड पीरियड में क्या है? भारत सामान को आयात करता है। भारत में सामान जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मान लो जहाँ अगर हाथ से कोई चीज़ बनाकर तैयार किया जाता है, उसमें टाइम अधिक लगता है, वो अधिक थोड़े महंगे मिलते हैं। और विदेशों से आता था मशीन से बना हुआ सस्ते सस्ते दामों में। मैनचेस्टर की साड़ी वगैरह आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो वो जो है भारत में जो है कह सकते हो सस्ते दामों में बहुत ही उपलब्ध हो जाते थे, और भारत में कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगता था। तो इसमें जो है इतना भरमार हो गया विदेशी सामानों का भारत में कि भारत की जितने भी छोटे बड़े उद्योग धंधे थे, कल कारखाने थे, बुनकर वगैरह थे, सब के सब जो है ध्वस्त हो गए, ठीक है। क्योंकि उस वक्त की सरकार अंग्रेज थी, और अंग्रेजों ने जो है अपने प्रॉफिट के लिए भारत की और कोई ध्यान नहीं दिया, और भारत के जितने भी उद्योग धंधे थे उसको जो कह सकते हो, अभी जैसे देखो स्टील वगैरह मान लो अगर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो बहुत ही सस्ता आता है, लेकिन भारत इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा उस पर लगा देता है, ताकि भारत की जो स्टील कंपनियां हैं उसको कोई नुकसान ना हो या फिर वो बंद ना हो जाए। बात समझ में आ रहा? तो वही चीज़ है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं किया गया। आगे तो ये 19th सेंचुरी आते आते पूरे जो है पूरे के पूरे ये सेकेंड पीरियड अब खत्म होता है। अब मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, जिसमें कई जो है इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों ने रेलवे लाया, पोस्टल सिस्टम लाया, ये लाया वो लाया, फलना ढिकाना आंध्री बेरी बतियाते रहते हैं अंग्रेजों के पक्ष में, ठीक है। तो जो यूरोपियन हिस्टोरियंस है इस पक्ष को रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत में रेल इसलिए बिछाए नहीं गए थे कि वो भारत के लोगों उससे ट्रैवल करेंगे या भारतीय गुड्स का उससे व्यापार होगा। भारत में रेल इसलिए बिछाए गए थे ताकि जो भी कह सकते हो कि विदेशी गुड्स हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके, विदेशी जो माल है वो गांव-गांव तक बेचा जा सके, ठीक है। तो वो अंग्रेज अपने पर्पस के लिए बिछा रहे थे ताकि अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाया जा सके और भारतीयों को अधिक से अधिक एक्सप्लॉइटेशन किया जा सके। तो मॉडर्न पीरियड में फिर बैंकिंग सिस्टम वगैरह आ गया, फाइनेंस वगैरह आ गया, आरबीआई की स्थापना हो गई, ये सब सारी जो बैंक वगैरह खुलने लगे, ये सब सारी व्यवस्थाएं अंग्रेज अपने लिए कर रहे थे ताकि वो अधिक दिनों तक जो है भारतीयों पर शासन कर सके और अधिक से अधिक जो है भारत को लूट सके। तो ये सब जो भी डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे थे वो भारत के लिए नहीं किए जा रहे थे। ऐसा ही नहीं महात्मा गांधी को जो है ट्रेन से फेंक दिया। अगर भारत के अपलिफ्टमेंट के लिए या भारत की भलाई के लिए अगर किए जा रहे होते कार्य, तो भारतीयों को जो है दुर्व्यवहार नहीं सहना पड़ता या भारत के लोगों को इतना जो है कह सकते हो कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जाता। तो ये जितने भी फाइनेंस, कैपिटल या डेवलपमेंट या मॉडर्न पीरियड आप इसे कह सकते हो अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे थे, ये भारत के लिए नहीं बल्कि अंग्रेज अपने लिए कर रहे थे ताकि भारत में अधिक दिनों तक वो अपनी साम्राज्य को बरकरार रख सकें। तो ये तीन पीरियड जो था और अल्टीमेट जो है 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्हें विवश होना पड़ा, क्योंकि अब उनके पास फाइनेंशियल इतनी शक्ति और सामर्थ्य था नहीं कि वो भारत पर अधिक दिनों तक कब्जा जमाए रख सकते। और भारत के लोगों की स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम से वो ऐसे ही भयभीत हुए जैसे सुभाष चंद्र बोस एक तरफ से जो है अंग्रेजों को परास्त कर रहे थे और इधर महात्मा गांधी जो है जैसे 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो चला रहे थे। और तो इस प्रकार से तमाम जो है भारतवासी मिलकर जब विद्रोह पर उतरे, फिर कह सकते हो कि इंडियन नेवी का विद्रोह हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रकरण और भारतवासियों के कह सकते हो कि आत्मसमर्पण और बलिदान की वजह से हम 1947 में आज़ाद होते हैं। तो ये तीन पीरियड है
और ये डिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू आर.पी. दत्त। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर.पी. दत्त ये तीनों पीरियड का यहाँ हमने वर्णन पढ़ा। बहुत सारे हिस्टोरियंस अपने अपने तरीके से और डिटेल में इसको बताते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट समरी हम एज इट इज यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।